चलो साहब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। तीनों पार्ट निकल गए क्या? एक्सरसाइज 13.3। यस सर, तीनों पार्ट हो गए। चलो फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। मेरे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू 0.4। ये तीन चीजें मुझे दे रखी है। पहला पार्ट मुझे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी और तीसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीन चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम कौन सा पार्ट, सेट्स का थोड़ा सा यूज, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और यूनियन बी निकालना है। चलिए सॉल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए भाई साहब, कंडीशनल ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आता है बीच में, कंडीशनल का फॉर्मूला, और डिवाइड बाय जो नीचे वाला होगा वो आपका यहाँ पे आएगा, जो नीचे रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तुम समझ लो, फिर बाद में पूछोगे डाउट, समझ लो क्वेश्चन। ये बी ऑब्लिक ए है तो ए नीचे आएगा। अच्छा, बी ऑब्लिक ए, ये 0.4 गिवन है। इंटरसेक्शन मुझे फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा और ए का कितना दे रखा है? 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना? 0.32। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा वाला जो आंसर है, दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, कंडीशनल ए की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ऑफ बी। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ए ऑब्लिक बी या फिर ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन निकल गया 0.32 और बी का कितना दे रखा है प्रोबेबिलिटी? 0.5। तो आपका ये निकल गया 32 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो बचेगा। कैसे? यहाँ पर आपके इसके 2 जीरो लगा दिए और इसका आपने एक 10 डेसिमल शिफ्ट कर लिया। 32 का 2 डेसिमल था, नीचे आया, 5 का 1 डेसिमल था, ऊपर आया, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया। नाउ इट इज 32 को आप कैंसिल कर सकते हो 2 से, 2 16 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 16/25। फ्रैक्शन में छोड़ो, ज्यादा बेटर है। और तीसरा सॉल्यूशन कौन सा निकलेगा? तीसरा निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ कौन सा लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये वाला फॉर्मूला बोलो क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कितना निकलेगा? ये भी दिया हुआ, ये भी दिया और ये भी दिया है। ये कितना निकला? पी ऑफ ए 0.8, पी ऑफ बी 0.5 और इंटरसेक्शन कितना निकाला? 0.32। आंसर बोलो कितना निकला? 0.13 1.3 माइनस 0.32 कितना आंसर आया? 0.98। आंसर इज 0.98। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये लगभग वही मामला जाएगा, फोर्थ वाला भी वही है, या फोर्थ वाला कर लेते हैं एक बार। हाँ, फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ के बाद में फिफ्थ वाला हम छोड़ देंगे बिकॉज वो सेम रहेगा। फोर्थ वाला तो कर लेते हैं। फोर्थ वाला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ लग रहा है। चलिए साहब, आंसर मैच करते जाना, आंसर पीछे से टेक्स्ट बुक से मैच करते जाना। कौन करेगा देख लेना भैया। लक्ष्य या जो भी हो, आंसर पीछे टेक्स्ट बुक से मैच करते जाना। एक बार आंसर की शीट निकाल के उसको देख लेना, है ना, कहीं कोई आंसर गलत नहीं आ रहा हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क, इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 गिवन है। और एक और चीज क्या गिवन है? ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू में 2/5। तो ये हमारे पास गिवन है, यूनियन निकालना है। चलो ठीक है, पहले हम इसमें से
ट्वाइस ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी भी 5/13 और बी की भी प्रोबेबिलिटी 5/13, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि निकालूंगा, ये 2 है, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5/26, ये 2 को डिवाइड में ले आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकल जाएगा 5/13, बाकी सेम है। यहां पर लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे कौन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए ये वाला पार्ट कितना दे रखा है 2/5। इंटरसेक्शन मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है 5/13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू में 5/13, तो आंसर कितना निकला 10 अपॉन दिस इज गोइंग टू बी 65। कैंसिल कर लो, वैसे तो 5 कट ही रहा था हमारे पास, कितना निकलेगा ये 2/13, 2/13, तो ये मगर क्या निकला मेरा इंटरसेक्शन निकाला मुझे यूनियन, ये आंसर नहीं है, ये आंसर थोड़ी होगा, निकालना मुझे क्या है इसका हो गया, निकालना मुझे यूनियन है, तो यूनियन का फॉर्मूला ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप ले लो, कितना निकला आंसर, पी ऑफ ए इज 5/26, पी ऑफ बी ये आपका 5/13, और इंटरसेक्शन कितना निकाला, इंटरसेक्शन ये निकाला मेरा कितना है 2/13, कितना आंसर आया लक्ष्य, 11/26, पीछे मैच कर लिया, चलो ठीक है। ये फिर मैं क्वेश्चन 5 को है वो अवॉइड कर रहा हूँ, 5 वाला सेम है। अभी डाटा हम कर रहे हैं, डाटा रॉ डाटा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, अभी इसके वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से काफी इंटरेस्टिंग है, जब इसमें केसेस बनेंगे स्टेटमेंट को रीड करेंगे, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाटा से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, इसका एनसीईआरटी का 13.1 का, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो 3 कॉइन के सैंपल स्पेस पहले हम लिख लेंगे, या तो तीनों हेड होंगे या तो तीनों टेल होंगे, तो पहले सैंपल स्पेस लिख लो, हेड हेड टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, 4 इसके बन गए, और 4 टेल के बनेंगे, तो टेल टेल हेड टेल हेड टेल और टेल हेड और हेड, ये हमारे पास 8 सैंपल स्पेस बनते हैं। आपको पता होगा 4 में 2 कॉइन यदि आप टॉस करोगे 4, 3 कॉइन में 8 और 4 कॉइन में 16 बनते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर का। खैर ठीक है, अब इसमें निकालना मुझे क्या है, मुझे फाइंड करना है, पहला पार्ट है तो ई ऑब्लिक एफ निकालना है, तो यहां पर आपको पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, मगर पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको इनकी डाटा जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि 3 चीजें मेरे को चाहिए निकालने में, तो हम एक एक करके लेते हैं। और इवेंट उसने दिया हुआ है, पहला इवेंट क्या है ई, हेड ऑन द ई इवेंट क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड आया ऑन थर्ड वाले टॉस पे क्या निकला, हेड आया, अच्छा। और दूसरा इवेंट हम कौन सा लेके चल रहे हैं, एफ, एफ इवेंट क्या लेके चल रहे हैं, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ये आपका निकला हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, 2 टॉसेस, 2 टॉस। अब हम पहले 1 बाय 1 निकालते हैं, पहले हम निकाले पी ऑफ ई, चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब सैंपल स्पेस से काउंट करो जरा कितना, हेड ऑन द थर्ड टॉस 4 निकलेंगे क्या, थर्ड वाले के कौन कौन सा, ये 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4, हाँ 4 ऐसे स्पेस है, 4 ऐसे सैंपल स्पेस जहां पर हेड जो है वो तीसरे पे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका कितना निकला, ये निकला मेरे पास 4/8। इसको सॉल्व मत करना, काटना नहीं, हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि आंसर नहीं है, लास्ट में हम देखेंगे। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको काटना नहीं, लास्ट में करेंगे फाइनल कैलकुलेशन, अभी इसको रहने दो एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस 2/8, पहले 2 पे हेड आना चाहिए, तो भैया ये देखो हेड आया, और ये भी हेड आया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, तो कितना निकला इसका 2/8। अच्छा अब मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ,
अच्छा पहले तो इसको लिख लो, इसका क्या लिख लो, मुल्ला, मुल्ला मतलब फॉर्मूला, सॉरी एफ आएगा, नीचे एफ आएगा आराम से। आपने इसका लिख लिया फॉर्मूला ई ऑब्लिक एफ, जो बाद में होता है कंडीशन वाला वही नीचे आता है, कंडीशन वाला ही नीचे आता है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहां मैं ज्यादा अच्छे से देखना क्लियर करूंगा एग्जांपल में, क्योंकि डाटा हमारे पास आ गया है ना, हेड वगैरह हमने इसको ले लिया है, तो अब थोड़ी कहानी समझ में आना शुरू होगी। तो यदि मैं इसका आंसर निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, अच्छा इसको ये मैं बोल के बताऊं, क्या बताऊं कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स ऑन थर्ड टॉस when it is already clear that या already known that head is on the first two tosses। मुझे इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी जब हमें पता है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हो चुकी हो या ये घटना घट चुकी हो। अब इसका मतलब फॉर्मूला लिख लिया आपने। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, जो दोनों में आएगा 1/8। अच्छा मैंने क्या करा, ये 1 2 3 4, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का 1 2, तो ऐसा कौन सा दोनों में आ रहा हूं, दोनों में आ रहा है कौन सा, पता है वो कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, मतलब कौन सा, ये वाला केस जहां पर क्या बोल रहा है, थर्ड वाले पे तो हेड आ रहा है, हाँ आ रहा है, और हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये दोनों केस का इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों को मिला के आपका बन गया है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो कितना निकलेगा 1/8। ये पहले पॉइंट क्लियर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जहां पर दोनों घटना एक साथ घट रही है, दोनों को मिला दिया मैंने इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम से हम ऐसा करते थे, ये वाला काम होता था बीच वाला, इंटरसेक्शन हम इसको बोलते हैं। चलिए साहब, अब ये इंटरसेक्शन कितना निकल गया मेरे पास 1/8, और डिवाइड पी ऑफ एफ कितना निकल गया 2/8। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने कहा था कि ये काटना मत। तो कितना निकला आंसर 1/2। अच्छा तो आंसर में क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1/2। अब जरा गौर फरमाइएगा, गौर से गौर फरमाना। इसको हमने लिया, दिस इज 1/2। ये आपका कितना था, अच्छा आंसर देखना जरा फर्स्ट वाले कितना है, वन बाय टू है ना, ये इसका निकला। अच्छा अब देखो ई की प्रोबेबिलिटी, मतलब ई क्या बोलता था, ई कौन सा इवेंट था, हेड ऑन द थर्ड टॉस, और ई ऑब्लिक एफ क्या बोलता था कि तीसरे पे तो हेड चाहिए, जब हमें यह पता हो कि पहले दूसरे भी हेड हो। अब यहां पर देखो, क्या ये जो कंडीशन थी, कंडीशन का कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पहले भी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी हेड तीसरे पे आने की, और कंडीशन डालने के बाद भी कितनी निकली 1/2। यदि हमने इसको बिना कंडीशन के जो आंसर था वो 1/2 था। अच्छा मतलब व्हाट इज आंसर, मतलब कि थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। तो आंसर कितना था 1/2। और ये क्या निकला कि थर्ड पे हेड आना चाहिए जब हमें पता है कि पहले दूसरे भी हेड हैं, तो भी आंसर कितना निकला 1/2। ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जिस पर किसी कंडीशन का फर्क ना पड़े, यहां वही चीज हो रही है ना, कंडीशन डालने पर आंसर विल बी द सेम। ऐसा इवेंट जिस पर किसी कंडीशन का फर्क ना पड़े, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, नया टर्म आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। आजाद है वो इवेंट क्या है, आजाद है। मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट जो है, मुझे लग रहा है इसके बाद की एक्सरसाइज जो आएगी, सेकंड वाली एक्सरसाइज, उसमें काम आएगा। तो ये डाटा से मैंने वेरीफाई किया बिना अभी, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ। भैया इतने क्लियरली तो बता दिया। हाँ, समझ में आया आप लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ऑनलाइन। ये सैंपल स्पेस तो मेरे को सेम लेना है, छठे के दूसरे वाले में सैंपल स्पेस मुझे सेम रखना है, बट इवेंट चेंज कर देना है। तो हम इवेंट को बदल दे रहे हैं, इवेंट को बदल दे रहे हैं। चलो लेट्स चेंज द इवेंट। अब इवेंट क्या बोल रहा है हमारे पास, एटलीस्ट 2 है। अब हमने इवेंट क्या लिया, हमने लिया इवेंट क्या बोल रहा है, एटलीस्ट, ई है एटलीस्ट 2 इवेंट, और एफ, अच्छा एफ को पड़ोस में लिखना दिया, ठीक है। एफ इवेंट क्या बोल रहे हैं, अच्छा एटमोस्ट 2 हेड, ये हो गया मेरे पास में एटमोस्ट 2 हेड।
पता है मैं ये आज पिछले काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये एक्सरसाइज में कभी करवाता नहीं था। 13.1 करवाता नहीं था क्योंकि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन बनता नहीं था। बनता क्यों नहीं था? क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था। पहले सिर्फ चार चौके छक्के लगते थे, चौके छक्के लगते थे, वन मार्कर के सिर्फ 4 क्वेश्चन आते थे, बाकी सारा 4 और 6। अब हो गया वन मार्कर का बहुत सारा बल्क बढ़ा दिया है, 32 नंबर के आसपास वन मार्कर बैठेगा, 32 नंबर 32 मार्क्स। तो उसके हिसाब से मुझे अब ये पढ़ाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे स्टार्टिंग वाले। पहले का चौके छक्के लगते थे तो बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिए, काम क्लियर हो जाता था। छोटे क्वेश्चन अभी बन गए, 32 क्वेश्चन आएंगे 32 मार्कर का, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 32 होंगे या चलो बाद में डिस्कस करेंगे पेपर। एटलीस्ट 2 हेड, चलो अब ले भैया जल्दी से, एटलीस्ट 2 हेड का कितना बनेगा? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा, 2 हेड चाहिए या 2 से ज्यादा हेड चाहिए। तो जिनको प्रॉब बिल्कुल नहीं आता उनको भी बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं। 2 या 2 से ज्यादा, तो मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलो ये कितना निकला? 4/8, कैंसिल मत करना। एफ का प्रोबेबिलिटी कितना निकला? एटमोस्ट 2 हेड, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम की यदि मैं बात करता हूं तो वो कौन सा निकलेगा देख लेते हैं। हेड चाहिए ना मेरे को, 2 या 2 से कम। 7/8 है। हाँ, क्योंकि सिर्फ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सारे ही हैं। क्योंकि भाई नहीं, फर्स्ट वाला भी तो हेड 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। ट्रिपल एच को छोड़ के। अच्छा, ट्रिपल एक्स को छोड़ करके बाकी सारे आ जाएंगे। हाँ 7/8, मतलब ये भी आ जाएगा, 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 ये भी आ जाएगा। तो 7/8। हाँ, कितना आंसर आया? 7/8। अच्छा, अब दोनों का क्या निकाल लूं मैं? इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्शन भी निकालो। तो 3/8। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला? कितने में डबल टिक हो रहे हैं? 1 2 3 नहीं हाँ, मैंने अपने हिसाब से जो लिखा है, बट टिक मार दिया मैंने। कितना निकला? ये निकला 3/8, 3/8 आया। अब क्या निकालना है? ई ऑब्लिक एफ या एफ ऑब्लिक ई? फाइंड करना है ई ऑब्लिक एफ। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू, अगेन राइट द फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये होता फॉर्मूला। कितना निकला आंसर? 3/8 और अपॉन 7/8, ये दोनों कट गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू कितना निकला? अच्छा, यहां पर कंडीशन लगाने से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? पहले आंसर 1/2 आ रहा था बिना किसी कंडीशन के, और अब आंसर 3/7 आ रहा है। अब इसको देखो, लिटरली समझो जरा एक बार फिर से। पहले बोल रहा था एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए, एटलीस्ट 2 इवेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। और ये क्या है? 2 हेड तो आने चाहिए कब? जब हमें ये पता हो कि एटलीस्ट 2 हेड आ रहे हैं हमारे पास। तो दोनों में कंडीशन का आंसर देखो यहाँ पर बोलेंगे तो ये इवेंट जो होगा कौन सा वाला? ई। ये जो इवेंट कौन सा? ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट ये आपका नहीं होगा। तो दैट्स आंसर। तो मुझे लग रहा है अब इसके बाकी पार्ट्स मुझे नहीं करने चाहिए, बाकी आप कर लेना। एक ही बचा तो कर लेना बेटा, फिर मेरे को सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ना आज। और जूम के लिंक दोबारा भेज रहा हूँ जब खत्म हो जाएगी, तो फिर क्लास आज लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 9th वाला भी वही कंडीशनली है, कंडीशन मेरे को निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर लेते हैं। मदर फादर सन लाइन अप रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है और सन है। ये हमारे पास 3 बंदे हैं, इनको अरेंज करके, मदर फादर सन को अरेंज करके हम कितने टोटल अरेंजमेंट बना सकते हैं? तो अरेंजमेंट आप यहाँ पे देखोगे तो कितना बनेगा? फैक्टोरियल 3। यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे 6 बनेंगे। अच्छा, कैसे बनेंगे 6? मतलब यदि मदर को फिक्स रखा, सन फादर को इंटरचेंज कर दिया। यदि मैंने सब फादर को फिक्स रखा तो हो सकता है कि मदर और उसके बाद में बेटा आ जाए, और या फिर सन आ जाए उसके मदर आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहले पोजीशन पे मदर आए, या फिर पहले पोजीशन पे फादर आए, या फिर बोले नहीं, लड़का बोले ना पहले मैं ही आऊंगा। उसके बाद हो सकता है फादर के बाद मदर आ जाए, या मदर के बाद में फादर आ जाए। ये अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट। खड़े हो रहे तीनों, या मान लो खड़े होना तुमको ज्यादा वो लग रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है?
6 बनेंगे, 6 मैंने बना के दिखा दिए, ठीक है, 6 मैंने बना के दिखा दिए। मदर को फिक्स रखा फर्स्ट पोजीशन पे, फादर को रखा फिक्स पोजीशन पे और सन को रखा फिक्स पोजीशन पे। अब क्या बोल रहा है, अब हमें इवेंट लेना है। ई इवेंट क्या बोल रहा है, सन जो है क्या होना चाहिए, ऑन वन एंड, किसी एक को कोने पे होना चाहिए। और दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है, फादर जो है वो क्या होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। अब जरा निकालो जरा फटाफट कंडीशनल, पहले आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और फिर आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तीनों निकालोगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सॉरी इंटरसेक्शन आता है क्या, ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ सॉरी एफ। अब हमारे पास में ये जो निकला है दिस इज एफ। अब बोले साहब हमें जरूरत तो सिर्फ किसकी है, इसकी और इसकी निकालनी है। समझो बात को, हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है निकालने की, देखो ये ऊपर वाला पार्ट मतलब इंटरसेक्शन, नीचे वाला पार्ट मतलब एफ, तो हम ये निकाल क्यों रहे, मैं निकलवा रहा हूं जान के, क्योंकि मुझे क्या बताना है आपको डिफरेंस, कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है विदाउट कंडीशन, और ये कौन सी उसी चीज की प्रोबेबिलिटी है अंडर कंडीशन। तो ये है ई, मतलब बेटा कौन से आना चाहिए, किसी कॉर्नर पे आना चाहिए। देखो भैया टिक मारो, कॉर्नर पे कब कब आ रहा है बेटा, एक 2/6 एक और ये है ना सन, सर हाँ। तो दोनों तरफ से हो सकता है। ऊपर नीचे दोनों और 4, हाँ 4 ऐसे केस बने, कॉर्नर चाहे उधर का कॉर्नर चाहे इधर का कॉर्नर हो, बात एक ही है, ऐसा नहीं कि उधर का कॉर्नर इधर। तो इसका कितना निकला 4/6। चलो 2/6 अब काटने का काम बाद में। अच्छा, अच्छा इसका बोल रहा है क्या, इसका कितना 2/6, फादर मिडिल में कब कब है, एक मदर वाले केस में, सन वाले केस में। चलो और इंटरसेक्शन में कौन सा ले ले, 2/6 अच्छा इंटरसेक्शन में 2/6 रहा है। इंटरसेक्शन पहले बाद में, पहले फादर बीच में मिडिल में आना चाहिए ना, तो मिडिल में एक ये हो रहा है और थर्ड और एक ये हो रहा है, 2, तो कितना निकला 2/6। अब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, यही दोनों आ रहे हैं कॉमन, तो ये कितना निकला 2/6। तो बोलो कितना आंसर आया, 2/6 अपॉन 2/6, तो आंसर कितना निकला 1। तो मगर कंडीशन ने अपना इफेक्ट या प्रभाव डाला या फिर नहीं डाला, कंडीशन के कारण यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेंज हुई। सन एट द वन एंड इसकी थी 4/6, मतलब कि वी कैन से 1/2, और बेटा तो बीच में, बेटा तो कॉर्नर पे रहेगा। जब हमें ये कंफर्म है, ये पता है कि फादर को बीच में रहना पड़ेगा, उस कंडीशन में कितना है, श्योर हो गया इवेंट। अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 आ जाए प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 ही रहेगा, 4/6 ही रहेगा। ओ सॉरी कटेगा ना, कितना है 2/3 आएगा। चलो ये 2/3 आएगा, और इस वाले में कितना आएगा, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। चलो साहब हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining sum greater than 9 given that black die resulted in a 5, black और red। अच्छा तो ब्लैक और रेड का यदि मैं सैंपल स्पेस लिखना शुरू करूं, क्योंकि 2 डाई है ब्लैक और रेड है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ब्लैक और रेड। तो रेड तो मैंने बना दिए, अब ब्लैक वाले बनाता हूँ। ब्लैक वाले बनाऊंगा भैया, तो ये 1 पे 1 1 पे 1 1,4 1,5 और 1,6। चल ये हुआ। अगला इसमें 2 आएगा ना, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। सैंपल स्पेस तो लिखना पड़ेंगे, 3,1 3,2 3,3 3,4
3,5 and 3,6. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5 पे 2, 5 पे 3, 5 पे 4, 5 पे 5 and 5 पे 6. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इवेंट देखते हैं. इवेंट क्या क्या बोल रहा है. इवेंट है, पहला इवेंट क्या है. पहला इवेंट है फाइंड द कंडीशनल सम ग्रेटर देन 9. ए आपका है. ए इवेंट उसने बोला है कि सम जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9. पहला तो इसने बोला कि भैया सम ग्रेटर देन 9 है. और जब भी क्वेश्चन में गिवन दैट, जहां वर्ड देखिए गिवन दैट, क्या वर्ड देख रहा भैया, या तो बोले गिवन दैट, या तो बोले वो नोन दैट. मतलब ये हमें गिवन दैट और नोन दैट के साथ में जो इवेंट आ रहा है, मतलब वो इवेंट हमें पता है. निकालना किसकी है, सम ग्रेटर देन 9. और गिवन दैट क्या लिखा है, बुक पढ़ना कार्तिक है सब बात में. गिवन दैट क्या लिखा है, Given that the black die resulted in a 5. अच्छा वो हमेशा बी पे आएगा. गिवन दैट ब्लैक क्या आएगा, रिजल्टेड In a 5. रिजल्टेड इन 5. ये गिवन दैट है, मतलब ये नोन है. हमें ये कंडीशन है. कंडीशन कौन सी आएगी, जो गिवन दैट वाली होगी. तो जो गिवन दैट वाली होगी, नोन दैट वाली होगी, वही हमारे पास क्या बनेगी, कंडीशन. वही हमारे पास कंडीशन है. और उसको हम क्या नाम देंगे, हमेशा बी. बी किसको नाम देंगे, जो गिवन दैट है. और ए किसको नाम देंगे, ए किसको नाम देंगे, जो हमें फाइंड करना है. बी हमेशा कंडीशन होगा और ए क्या होगा, हमें जो फाइंड करना. ये कंडीशनल का नॉर्मल एक पैटर्न बता रहा हूं मैं. आप हमेशा जिसकी फाइंड करनी हो उसको हमेशा ए पे ठोकना, जो गिवन हो या जो नोन हो उसको कहां पे ठोकना, बी पे ठोकना. मतलब ठोकना मतलब इवेंट का नाम रखना. तो हमें नामकरण संस्कार करते आना चाहिए. नॉमेनक्लेचर है ये नॉमेनक्लेचर. फिर से सुन लो वरुण, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं. ये छोटी छोटी बातें, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है. यदि एक शब्द भी मिस हो जाए तो कहानी बीच में ब्रेक हो जाती है, तो आगे का क्लियर नहीं होता या आधा अधूरा होता है. नॉमेनक्लेचर कंडीशनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैंने क्या बताया, ए किसको रखना, जो फाइंड करना हो. बी किसको रखना, जो गिवन दैट हो या नोन दैट हो. चलिए साहब, अब हम क्या करते हैं, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या निकालना है, ए ऑब्लिक बी निकालना है. कि सम 9 से ज्यादा आना चाहिए जब हमें यह पता हो कि ब्लैक वाले पे 5 ही आ रहा है. ये कंडीशन है. मैं फिर से बोलता हूं, हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9 व्हेन इट इज नोन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5. चलिए ठीक है. अब हम पहले सैंपल स्पेस, ये टोटल सैंपल स्पेस कितने, 36 निकल गए. और अभी 30 निकली, एक और बनेगा 6 वाली। तो 6 वाले हाँ, छोड़ सर, दीजिए. 6 वाली नहीं बनाई. चलो आप लोग बना ले, तो मैं बना 2 मिनट में. 6 6 6 6 6 और 6 चलेगा. और रेड वाले से भी हम कर लेते हैं. ये हो गया 2, 6 पे 3, 6 पे 4, 6 पे 5, 6 पे 6. चलो अब सम ग्रेटर देन 9 का क्या क्या सैंपल भी बनेगा. चलो भाई, मैं एक और काम कर लेता हूं. ये बी को मैं इधर पड़ोस में लिख लेता हूं. बी इवेंट क्या था मेरे पास, बी इवेंट था, क्या था, ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन 5. चलो इसकी मुझे जरूरत तो है नहीं निकालने की, फॉर्मूले में इसका कोई काम नहीं है, बट एवं शॉक निकल रहा है तो निकाल लो. वैसे लंबा हो जाएगा ये सम. 9 के लिए क्या क्या ऑप्शन है बताओ. 9 के लिए 6, 3, 3, 6, 6 by 36. 5, 4, 4, 5 और 5, 6, नहीं 9. सम 9 आना चाहिए आराम से. 10 by 36 ग्रेटर देन 9 लिखो सर. अच्छा, ग्रेटर 10 देन by greater than 9 है तो 9 थोड़ी इंक्लूड करेंगे. अच्छा ग्रेटर देन 9 है तो क्या आना चाहिए सम. 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है. 10 by 36. थोड़ा 10 by 36. अच्छा 9 के लिए तो एक मिनट जरा, क्वाइट कीप क्वाइट. 9 के लिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4. अच्छा 10 के लिए कितना होगा, 5 5, 6, 4, 4, 6. इसके 3 ऑप्शन. 11 के लिए 6 पे 5 और 5 पे 6 और 12 के लिए 6 पे 6. टोटल कितने निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो निकल गए. कितना इसका निकल गया प्रोबेबिलिटी, 1 का कितना
मैंने वैसे ही निकाला, इसका कोई जरूरत नहीं था, रियल इसका जरूरत नहीं है, कंडीशन में मेरे को जरूरत इसकी है। अच्छा अब ब्लैक डाई का कितना आएगा भैया, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5 कितने, देखो ब्लैक वाले 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन कौन सी है, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। तो ये देखो 5 ब्लैक दिख रहा है, काला ही दिख रहा है, चश्मा लगा के देखिए वही। ये कितना निकला 5/36। अब क्या निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी 6, वो 5 5 आ गए ना बार बार, तो 5 ही चिपका दिया मैंने। अच्छा रिजल्ट इंटरसेक्शन, अब देखो इंटरसेक्शन में कौन सा आ रहा है, जो इन 6 में भी है और इसमें भी है। सर वो बी वाले में 3/36 नहीं हो, आखिरी दिन 3/36 आ गया। कितना 3/36 क्यों, आखिरी की 3 5 5 5 5 6 एक बंदा बोल 5 4 5 5 5 6। चलो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसमें हमारे पास ऐसा कौन सा होगा जो इसमें भी आ रहा है और इसमें, देखो 9 हमें देखना है, 9 वाले में हमारे पास में जो आ रहा है ऑप्शन वो कौन सा निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये दोनों में आ रहा है, मतलब इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, और 9 किस में आ रहा है, और 9 किसी में नहीं आ रहा, इसमें से ब्लैक डाई 5 5 5 5 नहीं आ रहा। अच्छा आ रहा है, ये भी आ रहा है, 10 भी तो चाहिए ग्रेटर देन, तो ये भी आ रहा है 5,5 भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है 6 4 4 6 5 5 6 आ रहा है, एक ये 5 6 भी आ रहा है, 3 और नहीं बस कितना आंसर आया 3/36 जो दोनों में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब आपको, हाँ बोलो, सर इसका 2/36 होना चाहिए, हाँ सर मैं भी क्योंकि सर पहले स्टेटमेंट था कि सम ग्रेटर देन 9, हम 9 तो इंक्लूड कर नहीं सकते उसमें, सम ग्रेटर देन 9, 9 कैसे, अगर उसमें इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 9 लिखा होता हम इंक्लूड करते ना। अच्छा मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 9, मतलब ये वाला हम छोड़ दें, पहले था यस सर, ये 4 छोड़ दें, हाँ ठीक है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, सम ग्रेटर देन 9 है तो ठीक है, इसको छोड़ दो, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये लाइन को आप निकाल ही दो, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब कितना बच जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6/36, ये कितना आ जाएगा 6/36, और इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा 2/36। चलो भाई 2 बाई, अब इसका निकालो, कितना आएगा आंसर 1/3, मैच कर गया आंसर। चलो आगे नेक्स्ट, तो अब वर्ड प्रॉब्लम फटाफट ले लेते हैं। ए हम रखेंगे जो फाइंड करना है, बी रखेंगे जो हमें नोन है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लेना, आई थिंक मैं नहीं कर रहा हूँ, वही डाई वाई में क्या कहानी पुरानी वाली है। अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर ई में आपका दे रखा है 1 3 और 5, और एफ में आपका दे रखा है द सेकंड इवेंट इज एफ 2,3, वैसे ये भी सेम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सेट बना के दे रखा है। और जी में हमारे पास दे रखा है जी इज गोइंग टू बी 2 3 4 और 5, सेट है, और एक डाई को रोल किया है, तो टोटल स्पेस कितने निकलेंगे 6, सैंपल स्पेस 6 निकलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा मेरे पास 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा मेरे पास 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा मेरे पास 4/6। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, अलग अलग तरह की चीजें निकालनी है, ई ऑब्लिक एफ, एफ ऑब्लिक ई, ई ऑब्लिक जी, जी ऑब्लिक ई। आई थिंक इसको छोड़ दिया जाए, हो जाएगा। लास्ट का यदि मैं बोलूं, इसमें तीसरा वाला पार्ट है जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, पी ऑफ क्या निकालना है, एक तो ये है, ये निकालना है भैया। चलो कर लेते हैं इसको, एक पार्ट कर लेते हैं इसका, थर्ड वाला कर लेते हैं, बाकी स्टार्टिंग के 3 तो इजी है, थर्ड वाला कर ले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, मतलब ये भी एक मिला के एक इवेंट हुआ ई। तो पहले अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे यदि,
तो इस बार जो आएगा फॉर्मूला ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, और अपॉन में नीचे तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आएगा। ये समझ में बात आ गई? फॉर्मूला ये सही होगा? आया समझ में? बताओ फिर से। ये आपका बन गया ए ऑब्लिक बी लेते थे पहले, तो भैया ए हमारे पास थोड़ा सा इवेंट आपका कंपाउंड इवेंट हो गया, तो ये भी आपका कितना बन गया? ए बन गया। बाकी तो वही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी, चीज वही है। अब यहां पर आप कुछ भी ले लो तो वही फॉर्मूला पैटर्न चला। अब हमें ये निकालना है वैल्यूज। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो मेरे को दे रखा है। अब ये जो वैल्यू है कौन सी वाली, हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना, ये हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? या फिर इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, जी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है सेट्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं यदि, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इंटरसेक्शन आपका ये निकल गया ई यूनियन जी इंटरसेक्शन एफ। ये भी हमारे पास एक ही बात है। ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको मैंने इंटरचेंज किया बिकॉज कॉम्पिटिटिव होता है। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जी और ई का इंटरसेक्शन, जी और एफ का इंटरसेक्शन, और बीच में उसका यूनियन। निकाल लेते हैं जी और ई का इंटरसेक्शन। निकालो चलो फटाफट जल्दी से। जी और ई का इंटरसेक्शन पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ई यूनियन एफ। तो यूनियन के अंदर आपका जो आएगा वो क्या क्या आ जाएगा, ई और एफ को मिला करके क्या बनेगा, 1 2 3 और 5। अच्छा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ई यूनियन एफ, ये कितनी निकलेगी, 4/6। अच्छा, और अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। किन दोनों का? इन दोनों का, मतलब ये ई यूनियन एफ और जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम यदि लेते हैं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन हो, और इनमें कॉमन कौन से हैं? 2 3 5। कौन में? इन दोनों में ना, इस वाले में 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। तो कितना आएगा, 2, 3, 5। पहले मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, और उसके बाद में मैं निकालूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ये आपका कितना निकला, 3/6। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी। ये मैं थोड़ा बहक गया था, डायरेक्टली निकल जाएगा। हाँ जी साहब, तो ऊपर का मामला कितना निकला? ऊपर का मामला निकला 3/6, और नीचे का मामला कितना निकला, 4/6 से 6 कैंसल। तो आंसर कितना निकला, क्वेश्चन नंबर 12 वाले में देखो भैया, गिवन दैट क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन दैट क्या है और फाइंड क्या करना है, जल्दी जल्दी फटाफट 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जल्दी से। गिवन दैट और फाइंड। क्वेश्चन नंबर 12, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl if a family has 2 children what is the, अच्छा 2 बच्चे हैं भैया, तो दोनों बिग बी होंगे, या दोनों गर्ल्स होंगे, या बॉय बड़ा होगा फिर गर्ल्स छोटी होंगी, या फिर गर्ल बड़ी होगी और भैया छोटे होंगे हैं। यहाँ पर दीदी बड़ी, यहाँ पर भैया बड़े। चलो भैया है, ये भी मीटिंग जाने वाली है बट 10 मिनट में हो जाएगा, फटाफट करते हैं क्योंकि अब इजी है। अब लोग तुम लोग समझ गए हिसाब किताब क्या है। आगे बोल रहे हैं, a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls। जो पता करना है उसको A रखना, जो गिवन है उसको B रखना। बस क्या करना भैया, A को फाइंड, B को नोन। A को फाइंड, B को नोन, A को फाइंड, B को नोन। अभी मैंने तेरी तरफ देख के पूछा ना, तो बोलना है, ठीक है। अभी मैंने आपकी तरफ देख के पूछा तो आपने बोल दिया, दैट इज गुड। बिना बोले मतलब दैट इज नॉट गुड। चलो A और B, तो A क्या करना है मुझे, ये हमेशा होगा फाइंड, और ये वाला क्या होगा, नोन।
क्या फाइंड क्या करना है? बोथ आर क्या है? बोथ आर गर्ल्स। लिख लेना इवेंट, ये इवेंट क्या है? बोथ आर गर्ल्स। और बी गिवन क्या है? पढ़ के वो यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। चलो भाई फटाफट निकालो जल्दी से। P ऑफ A निकालो, फिर P ऑफ B निकालो, फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका कोई यूज नहीं, ध्यान रखना, बट फिर भी क्यों निकलवा रहा हूं? बिकॉज मुझे आगे इंडिपेंडेंट इवेंट समझाना है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? आजाद। अभी देखते हैं P ऑफ A बोथ आर गर्ल्स। यंगेस्ट को हमने पहले रखा है। हाँ मतलब पहले पहले यंगेस्ट। हाँ यंगेस्ट मतलब जो पहले हुआ तो वो बड़ा होगा ना। और उसने आपको पहले रखा है ना। हाँ पहले बॉय फिर गर्ल। हाँ मतलब ये जो पहले हुआ ये ओल्डर हुआ। अच्छा बाय वाला यंगेस्ट। बड़े वाला है बाय बर्थ, सेम ही रहेगा। ठीक ओके। है। और ये आपका यंगर हुआ, ठीक। ऐसे ही रखेंगे मतलब। हाँ। चलो आगे, छोटा वाला पहले कैसे हो जाएगा यार? दोनों को अंदर को। छोटा वाला तो बाद में ही होगा। हाँ हाँ। चल हाँ दोनों चल को बस बस ठीक है आगे। P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। A बोथ आर गर्ल्स मतलब कितने ऑप्शन है? एक है सिर्फ 1/4। B का क्या निकलेगा? यंगेस्ट इज गर्ल, तो गर्ल एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितना निकला? 2/4। अच्छा आप दोनों का इंटरसेक्शन एक ही है ऑप्शन, कितना निकलेगा? 1/4। अच्छा तो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? A ऑब्लिक B इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 2/4। 4 कट गया तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। पहले था 1/4 बिना किसी कंडीशन के, और बाद में क्या निकला? 1/2 अंडर कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B इज इक्वल टू 1/2। एक बार जरा बोल के बताना, एक बार सूरज इसको बोल के बताओ कि क्या निकाला, कि किसकी प्रोबेबिलिटी है Probability of A, both are girls. ना? हाँ मतलब ABC में नहीं, इवेंट में प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स इज 1/4, और इसको बोल के बताना। Probability of both are girls when youngest is a girl. हाँ तो अब यह कंडीशन, ये भी वही चीज है, बोथ आर गर्ल्स है ना, और ये भी ये मगर इसमें कंडीशन डाल दी तो यहां फर्क पड़ रहा है। जल्दी से अगला क्वेश्चन 13th वाला, जल्दी फटाफट निकालो 13th वाला, जल्दी से एक और निकालते हैं। 13th वाला क्वेश्चन हम एक और निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो भैया एक तो हो गया इजी और ये हो गया डिफिकल्ट। दो सेक्शन हमारे पास में, एक हो गया इजी और दूसरा हो गया डिफिकल्ट। अच्छा इजी वाले में कितने हैं? ट्रू फॉल्स। इजी वाले में ट्रू फॉल्स चलो नहीं 4 टाइप नहीं बेटा, रुक जा अभी। कंसिस्टिंग 300 है जो इजी है, मगर किसमें है वो? ट्रू फॉल्स में। ये 300 ये ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, ये लिखा है TRUE ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इजी ट्रू फॉल्स कितने? 300। आगे और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। अब डिफिकल्ट वाले भी ट्रू फॉल्स हैं, वो कितने हैं? 200। आगे 500 इजी MCQ। अब ये MCQ वाले आ गए, ये ट्रू फॉल्स नहीं है। कितने हैं? 500 इजी है ना? 500 इजी MCQ है, 500 इजी MCQ, एंड उसके बाद 400 डिफिकल्ट MCQ। 400 है डिफिकल्ट MCQ, ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास अब अभी तक यहाँ कुछ घटना वटना घटी कि ना घटी? घटना मतलब इवेंट, उसने कुछ चुनने उनने का काम किया, निकालने का काम किया, अभी कुछ नहीं। अभी सिंपल क्या था? ये रॉ डेटा। चलो तो अभी घटना ना घटी। अब आगे जरा देखते हैं घटना घट रही है क्या? इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, घटी, कुछ हुआ। अब एक क्वेश्चन को हमने क्या किया? सिलेक्ट किया फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी? अच्छा जो निकालना है वो क्या होगा? ए। क्या निकालना है बताना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इजी। तो ए इवेंट क्या रखेंगे भैया कि क्वेश्चन तो इजी होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। और हमें गिवन क्या है?
कि वो एमसीक्यू हो। द क्वेश्चन जो होना चाहिए एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अब फटाफट आगे मालूम है क्या करना है, जल्दी यहां से निकालो अपने आप ही खुद। चलो फटाक से हम जरा जल्दी से निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इजी क्वेश्चन, इजी कितने हैं 5 और 3 8। वैसे इसका जरूरत नहीं, बट मेरे को पता नहीं क्यों चूल है इसको निकालने की, ताकि वो समझ में आ जाए कितना टोटल कितने क्वेश्चन है 500 1400 टोटल नहीं, मतलब टोटल क्वेश्चन 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एमसीक्यू कितने हो गए टोटल भैया, एमसीक्यू हो गए 500 400 900, तो ये निकल गया 900 बाय 1400। और इंटरसेक्शन में कितना निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो और एमसीक्यू हो, तो कितने हो गए टोटल 500 हो गए। तो इसका कितना निकला 500 अपॉन 1400। मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, दिस विल बी ये फॉर्मूला ऊपर आएगा 500 अपॉन में 1400 और डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय 1400, तो आंसर कितना निकलेगा 5/9। चलो 8 पीपल इन द चलो अब फटाफट जरा देख लेते हैं। सूरज सोंगवान एडमिट गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, नहीं इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 36 सैंपल स्पेस है। गिवन दैट क्या है डिफरेंट, तो वो बी होगा हमारे पास। बी क्या होगा, नंबर ऑन टू डाइस आर सेम है कि डिफरेंट है, अच्छा डिफरेंट है, ये गिवन है। अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर ऑन, सम इज 5, जो सम आना चाहिए, सम कितना आना है 4 या 5, 4 है सर, 4 है। चलो भैया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा सैंपल स्पेस कितना बनेगा 4 आने का, 2 4 का क्या बनेगा भैया 2, 2 3, 1 और 1, 3, ये तो ओवरऑल है, कितना निकला 3/36। हालांकि फिर मैं वही बात बोलूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जब निकालेंगे इसकी जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंट सेम कितने होते हैं 6, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, तो डिफरेंट कितने होंगे बचे हुए 30, तो 30/36 ये हो गया डिफरेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन मतलब कौन सा, डिफरेंट भी होना चाहिए और सम 4 भी आना चाहिए, तो वो 2 ऑप्शन ही होंगे। कितना होगा 2/36। अभी बड़ा मजा आ रहा होगा, देखो धीरे धीरे फ्रॉक में उतरोगे ना, अभी लग रहा है कितना आसान है, अभी देखो आगे 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 होता है क्या। अच्छा चैप्टर बहुत ही, बहुत बड़ा चैप्टर भी भाई साहब, पन्ने मत खींचा आगे। कितना निकला इसका आंसर, ए ऑब्लिक बी, आंसर कितना 1/15। चलो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था 14, ये हो गया 14। चलो भैया 15 निकालो जरा, 15 का आंसर क्या आएगा, बस ए और बी पकड़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के देख, ए क्या है और बी क्या है, ए और लिखना जरूर ध्यान रखना। ए जैसा मैं लिख रहा हूं, ए के आगे ये लिखा, बी के आगे ये लिखा, तभी निकलेगी प्रोबेबिलिटी, नहीं तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। A to the point should be सर 15th बता दो। 15 बता दूं, मुझे लग रहा है इसका, जहां तक याद है इसका आंसर शायद 0 आता है, शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है। देखते हैं, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो डाई अगेन, यदि 3 के मल्टीपल आए तो डाई को दोबारा रोल करना है। अच्छा मतलब ये आपके पास आया 1 2 3 4 5 और 6, अब 3 के मल्टीपल क्या क्या निकले, 3 आएगा 6 आएगा, और तो कुछ होगा नहीं। यदि 3 के मल्टीपल आए तो दोबारा एक डाई को रोल करना है। इफ अनदर नंबर कम्स अप, मतलब क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए। 3 के मल्टीपल आए तो एक बार डाई फिर से मारो,
और यदि नहीं आए तो एक कॉइन को टॉस करो। तो यदि 3 आता है तो 3 आने के बाद में हो सकता है वो 1, 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3, सैंपल स्पेस दिख रहा हूं मैं, 3 पे 4, 3 पे 5 और 3 पे 6। ये सैंपल स्पेस कब, जब 3 का मल्टीपल आए तो डाई फिर से रोल किया, हो सकता है फिर से दोबारा 1 2 3 आ जाए, या फिर 6 वाले पे आएगा क्योंकि 6 पे भी डाई रोल करना है। तो 6 पे 1, 6 पे 2, 6 पे 3, 6 पे 4 और कितना 6 पे 5 और 6 पे 6। ये तो बन गए इसके 12 केसेस, तो यहां बनेंगे। और यहां से यदि हम लेते हैं तो क्या कर रहा है वो, देन क्या करेगा, टॉस करेगा। टॉस करेगा तो यदि 1 आया तो 1 हेड 1 टेल, 2 हेड और 2 पे टेल, फिर 3 हेड और 3 पे टेल, या फिर 3 नहीं सॉरी 4 पे हेड आएगा या 4 पे टेल आएगा, या तो 5 आने पर हेड आएगा या तो 5 आने पर टेल आएगा। यहाँ कितने बने, 8 आउटकम यहाँ बन रहे, 8 यहाँ बन रहे, 12 यहाँ बन रहे, टोटल 20 केस ही बनेंगे हमारे पास, टोटल तो बन गए 20। अब इवेंट पकड़े, ले पकड़ इवेंट, बता क्या पकड़ा ए में तूने। A में the coin shows a tail. अच्छा ए पक्का ना, श्योर, कॉइन शोज टेल। अच्छा और बी में क्या पकड़ा भाई, One die shows a 3. बी में पकड़ा आपने 1 डाई शोज Shows a 3. 3 और इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये टेल पे 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, Tail पे 3. यही है ना, कॉइन शोज टेल और डाइस 1 डाई शोज 3। तो जब भी इसका आंसर 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि इसका आंसर देखो पीछे 0 दिया हो, 0 दिया हो, क्योंकि टेल आने पे 3 कैसे, या सॉरी 3 आने पर टेल कैसे आएगा, बिकॉज 3 आने पर वो तो dice है. सिक्का तो उसको मिलेगा ही नहीं, हाँ. 3 आने पर सिक्का उसको मिलेगा नहीं। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला मामला है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका 0 हो गया, और 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आया समझ में। हाँ सर. एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 5 काफी बढ़िया है, एग्जांपल नंबर 5 है, काफी बढ़िया है। आगे बढ़ रहे हैं भैया, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, चलिए, अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स। अच्छा 3 कॉइन आप, सॉरी 3 डाई को रोल करोगे, टोटल बनेंगे 216 आउटकम। 216, 36 लिखने में तो लोगों को आलस आ जाता है, तुम लोगों को 216 तो कहां से लिखोगे, तो लिखना नहीं है वो, बस दिमाग में सारा खेल करना है, लिखना है सारे सैंपल्स पे, लिखना नहीं, ठीक है नमन। चलो भाई साहब, अब 3 डाइस आर रोल्ड इवन ए और बी। अच्छा यहाँ पर आपको पकड़ना नहीं है, ए और बी पकड़ना है, पकड़ा के दिया हमने, नहीं पकड़ना नहीं है. तो क्या क्या करना है फिर, A तो दे रखा है. बस पकड़ा दिया हमने, देखो पकड़ना नहीं है, हमने पकड़ा ही दिया। क्या पकड़ना है, बता, ए क्या दे रखा है, 4 on the third row. 4 ऑन द, कौन सा, Third row. थर्ड रो, थर्ड थ्रो है, थर्ड थ्रो, THROW। और दूसरा इवेंट बी क्या दे रखा है, 6 on the first and the 5 on the second row. 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। चलो ये है कहानी इसकी। 4 ऑन द थर्ड और 3 बी इवेंट जो है वो क्या है, 6 आना चाहिए फर्स्ट पे और 5 आना चाहिए सेकंड पे। अच्छा वैसे ए की जरूरत हमें है ही नहीं, मैं तो एम ही निकाल रहा हूं कि ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। वैसे ए की जरूरत है नहीं, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, और इसका होगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मेरे को बी की जरूरत तो है, तो अब जरा बी के सैंपल्स पे दिमाग में निकालो कि पहले वाले पे कितना आ जाए, 6 आ जाए और 5 आ जाए, 6 आ जाए और 5 आ जाए, मतलब ये तो फिक्स कर दिया हमने कि पहले पे 6 और दूसरे पे कितने आ जाए 5। अब ऑप्शन क्या क्या बना, उसके बाद में आ सकता है 1, या फिर 6 5 पे आ जाए 2, या फिर 6 5 पे आ जाए 3,
या फिर 6 5 पे आ जाए 4, या फिर 6 5 पे आ जाए 5, और ये 6 5 पे आ जाए 6। कितने ऑप्शन आएंगे इसके? 6। तो 6 बाई कितने? 216। 216। अब मुझे लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। सब दिमाग में खेल होगा। अब दिमाग में क्या खेल होगा कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, जरा इसमें देखो कौन सा आ रहा है कॉमन? एक ही होगा 4 ऑन द थर्ड थ्रो। कौन सा? ये वाला है। ये कौन सी घटना घटी कि इसमें पहले दूसरे पे 6 5 आ रहा है और तीसरे पे 4 आ रहा है। इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। 1/216। तो इंटरसेक्शन कितना निकला? 1/216। मैं यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/216। तो आंसर कितना निकला? 1/216 डिवाइडेड बाय 6/216 कैंसल, सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1/6। कंडीशनल में इससे ज्यादा टफ या कोई और चीज, इवेंट कुछ भी बना के दे सकता है। आप मेरी बात मानो, देखना बोर्ड्स में अभी तक में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ हमने कार्ड वाले कर लिए, वो मम्मी पापा बेटे वाला कर लिया, बॉय गर्ल वाला कर लिया, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वाला कर लिया। इवेंट हजारों तरह के बन सकते हैं, बस पकड़ में आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आएगा, बतेरा कहीं से आ जाएगा, उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए। इसमें छाटना पड़ता है। अभी तो पहले टॉपिक पढ़ रहे हो ना आप लोग, अभी इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंड आएगा, बेस थ्योरम आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर एक और रैंडम वेरिएबल आएगा। तो वैरायटी बहुत सारी है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके कि इसमें हम लगाएं क्या। तो बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान क्या? उसमें वर्ड प्रॉब्लम में गिवन दैट मिलेगा, बोलेगा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और गिवन दैट वर्ड आपको मिलेगा, पहचानना है, फिर फॉर्मूला। और इवेंट कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, इवेंट आपका कुछ भी हो सकता है।